गर्मी और शदीद हब्स की वजह से सभी बहुत परेशान थे और बार बार लाइट बंद हो जाने पर सांसें रुकती हुई महसूस होती थी। शदीद गर्मी की वजह से सभी बाहर सहन में बिस्तर बिछाकर सोते थे। आधी रात का वक्त था, सब गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि चचा बहुत ऊंची आवाज़ से खर्राटे ले रहे थे। खर्राटों की आवाज़ से मेरी आंख बार बार खुल जाती और अब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने चची की तरफ देखा तो वो गहरी नींद में थी। नींद ना आने की एक और वजह ये भी थी कि रात को मैंने खाना भी ठीक से नहीं खाया था। सारा दिन मैं घर के सब काम करती थी, लेकिन चची नसीमा को न जाने मुझसे क्या दुश्मनी थी। मैं जब भी खाना खाने बैठती इंतहाई नफरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखती और बड़बड़ाने लगती और मेरे मरे हुए माँ बाप को बुरा भला कहती। वो मेरे लिए ऐसे तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करती थी जिन्हें सुनने के बाद मेरा खाना खाने से जी ही उठ जाता था। अब भी सबके खाना खाने के बाद जब मैं खाने के लिए बैठी तो वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से से कहने लगी, यहाँ पर मेरे लिए अपने 5 बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल था, तुम मेरे सर पर मुसीबत बनकर आ गई हो। अपने बच्चों के मुंह से निवाला निकाल कर तुम्हें देना पड़ता है और न जाने कब तक हमारे सर पर यूं ही सवार रहोगी। ये सब बातें सुनने के बाद खाने की तरफ बढ़ता हुआ मेरा हाथ रुक गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और नवाला हलक में अटकने लगा। मेरी भूख ही मर गई थी। इस वक्त तो गुस्से और बेबसी की वजह से खाना छोड़ दिया था, लेकिन अब भूख लग रही थी। मैं बिस्तर से उठना चाहती थी ताकि मोहतात कदम उठाते हुए किचन में चली जाऊं और कुछ खाने के लिए मिल जाए तो खा लूं, लेकिन हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरे को महसूस करते हुए मुझे खौफ सा लगने लगा। मुझे इस घर में अक्सर बहुत डर लगता था। जब भी घर पर मैं अकेली होती तो मुझे ऐसा लगता कि मैं अकेली नहीं हूँ, इस घर में कोई और भी मौजूद है। जब मैं बहुत छोटी थी और अम्मी अब्बा जिंदा थे तब मैं चचा के घर आया करती थी। एक बार घर की दीवार से कुछ फासले पर लगे हुए बरगद के दरख्त से डर गई थी और फिर बहुत दिन बुखार में मुब्तला रही थी। इस वाक़े के बाद मैं जब भी चचा के घर आती अम्मा मेरा बहुत ख्याल रखती थी, एक लम्हे के लिए भी आंखों से ओझल न होने देती। उनका कहना था कि बरगद का दरख्त बहुत पुराना था और पुराने दरख्तों पर अक्सर जन्नात बसेरा कर लेते हैं, इसीलिए वो किसी बच्चे को भी इस दरख्त की तरफ नहीं जाने देती थी। लेकिन घर की 4 दीवारी के बिल्कुल करीब ही दरख्त लगा हुआ था और बरगद के दरख्त का फैलाव बहुत ज़्यादा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसकी टहनियाँ घर के अंदर तक आ जाती थी। हस्बे मामूल सुबह उठते ही चची की सेहत ख़राब थी, जिसकी वजह से घर का सारा काम मुझे करना पड़ता। जब से मैं इम्तिहानात देकर फारिग हुई थी एक लम्हा भी सुकून का नहीं मिलता था। घर का सारा काम मुझे करना पड़ता। अक्सर काम कर कर के थक जाने पर मैं अपने अम्मा और अब्बा को याद करने लग जाती, जिनकी ज़िंदगी में मैं बिल्कुल शहजादियों की तरह थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी। अम्मा को कैंसर जैसे जालिम मर्ज ने अपने पंजों में जकड़ लिया तो हर तरह के इलाज के बावजूद भी वो जिंदा न रह सकी। उनकी मौत के बाद अब्बा भी खामोश और दुखी रहने लगे थे। एक दिन दिल का दौरा पड़ने के बाद वो भी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। अम्मा और अब्बा की वफ़ात के बाद चचा ने मेरी जिम्मेदारी उठा ली, हमारे घर को किराए पर लगा दिया और मुझे अपने साथ अपने घर ले आए। चची ने नसीमा ऐसा न चाहती थी कि मैं उनके घर में रहूं, इसीलिए शुरू दिन से ही वो चचा के इस फैसले की मुखालिफत करती रही। मेरे पास भी चचा के अलावा और कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था, वरना मैं उनके पास चली जाती। चची नसीमा की नफ़रत भरी निगाहों से मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। चचा भी मुझे घर लाकर भूल से गए थे। चची मुझे खाना न देती, अक्सर उनके सामने मेरी बेइज्जती करती और छोटी सी बात पर मुझे मारने पीटने से भी गुरेज न करती, लेकिन चचा ने उन्हें कभी मना नहीं किया था। शुरू शुरू में मुझे उम्मीद थी कि चचा मेरे हक के लिए ज़रूर बोलेंगे, लेकिन वो तो मुझे ऐसे नज़रअंदाज कर देते जैसे मुझे जानते ही ना हो। जबकि तकलीफ़ दे रवैयों के बावजूद मैंने कभी किसी को तकलीफ़ देने की कोशिश नहीं की थी। हमेशा यही कोशिश करती कि सब मुझसे खुश हो जाएं। चचा के दोस्तों को देखकर अक्सर मुझे बहुत हैरत होती थी। अजीब गरीब किस्म के दोस्त होते थे जिन्हें देखकर मुझे बहुत हैरत होती थी। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि चचा क्या काम करते हैं। मैंने चचा से पूछा तो उन्होंने मुझे टाल दिया। इसके बाद मैंने दोबारा कभी नहीं पूछा। अक्सर चचा रात को घर वापस नहीं आया करते थे। चची ने कभी उनके घर न आने पर
या देर से वापस आने पर कोई एतराज़ न किया था। दोपहर का वक्त था, मैं और चच्ची घर पर अकेली थी। अभी बच्चे स्कूल से वापस नहीं आए थे। चचा का बड़ा बेटा अली तो मदरसे में पढ़ता था और 1 हफ्ते के बाद ही घर वापस आया करता था। बाकी सब बच्चे करीबी गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे। मैं दोपहर का खाना बना रही थी और चच्ची नसीमा अपने कमरे में आराम कर रही थी। मोहल्ले की खातून राहीला, जो कि चच्ची नसीमा की बहुत अच्छी सहेली भी थी, तेज तेज कदमों से घर में दाखिल हुई। वो हमेशा ऐसे ही करती थी। कभी डोरबेल बजाने की उसने ज़हमत गवारा नहीं की थी। जब वो घर के अंदर दाखिल होती तो ऊंची आवाज़ से चच्ची को पुकारा करती। उसकी आवाज़ सुनकर चच्ची भी कमरे से बाहर निकल आई। मुझे तो तुम लोगों की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। तुम्हारा घर तो बरगद के दरख्त के बिल्कुल करीब है, हमदर्दाना लहजे से कहते हुए सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। उनकी बात सुनकर चच्ची नसीम कुछ परेशान हो गई थी और जल्दी से पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया है? बरगद का दरख्त तो बरसों से यहाँ पर खड़ा है। अब ऐसी कौन सी खास बात हो गई जो तुम यूं परेशान हो गई? राहीला ने जल्दी से बरगद के दरख्त की तरफ निगाह उठाकर देखा और कहा, आज मोहल्ले के 2 बच्चे सुबह सवेरे खेल रहे थे। माँ ने नाश्ते के बाद उन्हें पढ़ने के लिए बिठाया, लेकिन वो खेलने के लिए बाहर चले गए। ये ठीक नहीं थी, इसीलिए माँ ने उन्हें स्कूल से छुट्टी करा ली थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक बीमारी से जान छूटेगी नहीं कि बच्चे एक नई मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। हस्बे आदत असल बात बताने के बजाय राहीला आंटी ने इधर उधर की लगाना शुरू कर दी। राहीला, मुझे असल बात तो बताओ, मैं परेशान हो रही हूँ कि बच्चों को क्या हुआ है? चच्ची नसीमा ने बेसब्री से कहा। वही तो बता रही हूँ। बच्चे माँ को बताए बगैर घर से निकल आए और गलती से बरगद के दरख्त के नीचे जाकर खड़े हो गए। उन दोनों ने वहाँ पर अजीबो गरीब मखलूक देखी। इतनी डरावनी मखलूक थी कि उसे देखकर वो दोनों डर गए। तुम तो जानती हो कि उस बरगद के दरख्त पर बरसों से जिन्नात आबाद हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि बच्चे उन्हें तंग करें, इसीलिए उन्होंने बच्चों को न सिर्फ डराया बल्कि उनके जिस्म पर उंगलियों के निशान भी हैं। इससे पता चलता है कि बच्चों को मारा भी गया है। इस वक्त से वो बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, शदीद खौफजदा हैं। बहुत मुश्किल से माँ ने हौसला और तसल्ली देकर पूछा, क्या हुआ है? जिस पर बेटी ने माँ को बताया कि उन्होंने बरगद के दरख्त के नीचे एक जिन को देखा है। ये सुनते ही मैं तो तुम्हारी तरफ भागती हुई आई हूँ। अरे इस बरगद के दरख्त को कटवा दो, इसकी शाखें तो तुम्हारे सहन में भी आ रही हैं। ऐसे ना हो कि तुम्हें भी कोई मुसीबत घेर ले। अपनी आदत के मुताबिक आंटी राहीला बोलती चली जा रही थी, जबकि चच्ची बहुत परेशान हो चुकी थी। मैं भी जानती थी कि बरगद के दरख्त पर जन्नात का बसेरा है। चच्ची नसीमा ने कुछ सोचते हुए कहा, राहीला तुम ठीक ही कहती हो, ये दरख्त कटवा देना चाहिए। लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो जन्नात इस दरख्त पर बसेरा करके बैठे हुए हैं, हम अगर उन्हें बेघर कर देंगे तो वो हमें कुछ ना कहेंगे, हम सभी किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएं। चच्ची नसीमा ने खौफजदा लहजे से कहा, अरे ऐसे ही तो ये दरख्त नहीं कट जाएगा। किसी बुजुर्ग को बुलाएंगे, वो यहाँ पर बैठकर कोई अमल करेंगे, इसके बाद ही दरख्त काटा जाएगा। राहीला आंटी ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए एक अच्छा मशवरा दिया। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद आंटी राहीला तो चली गई, लेकिन चच्ची नसीमा बहुत परेशान हो गई। शाम को जब चचा घर आए तो उन्हें इस वाक़े के बारे में बताया। वो बिल्कुल भी परेशान ना हुए। तुम क्यों परेशान होती हो? मैं अपने पीर साहब से तावीज़ ले आऊँगा, हम अपने घर के दरवाजे पर बांध देंगे तो फिर हमें कोई ख़तरा नहीं रहेगा। जिन्नात हमारे घर में दाखिल ना हो सकेंगे, फिर हमें किस बात का डर होगा? चचा ने तसल्ली दी तो चच्ची भी मुतमईन हो गई। चचा के पीर साहब के बारे में सुनकर मैं कुछ हैरान हुई थी। मैं जानना चाहती थी ये कौन से पीर साहब हैं जो इतने ताकतवर हैं कि जिन्नात को भी उनसे डर लगता है। जब मैंने चच्ची से पूछा तो उन्होंने बताया कि चचा पीर साहब के पास नौकरी करते हैं, जिसकी कैद में बहुत से जिन्नात हैं। पीर साहब लोगों से मुंह मांगी रकम लेकर उनके मसाइल हल करते हैं। उस रोज़ के बाद मुझे चचा से बहुत खौफ आने लगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि चचा ऐसे काम करते होंगे। कुछ रोज़ के बाद चचा और चच्ची नसीमा आपस में बातें कर रहे थे तो मैंने उनकी बातें सुन ली। चचा ने बताया कि उनकी पीर साहब बहुत जल्द इस बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर चिल्ला करेंगे, जिसके बाद ये सारा इलाका महफूज हो जाएगा। जिन्नात किसी को भी कुछ नहीं कह सकेंगे। ये सुनकर चच्ची नसीमा खुश हुई, लेकिन कुछ परेशान भी हो गई। ऐसा न हो कि पीर साहब जिन्नात को काबू करने की कोशिश करें तो जिन्नात बेकाबू हो जाए और फिर मोहल्ले वालों की सख्ती आ जाए।
ये बात सुनकर चचा अचानक ही गुस्से में आ गए और गुस्से से कहने लगे, तुमने क्या समझा हुआ है पीर साईं को? कोई मामूली चीज़ है? ऐसे कई जिन्नात तो उनके गुलाम हैं, अपने सारे काम तो वो उन्हीं गुलामों से करवाते हैं। उनके बारे में ऐसे सोचते हुए भी शर्म आनी चाहिए थी। चची नसीमा को जल्दी से अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो गायबाना तौर पर पीर साहब से माफ़ी मांगने लगी। मेरी एक और बात कान खोलकर सुन लो, किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि पीर साहब दरख्त के नीचे चिल्ला काटेंगे, क्योंकि उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि लोग समझें कि पीर साहब कोई बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत आजिज़ी से रहते हैं, वो ज़्यादा शोहरत को पसंद नहीं करते। चचा चची नसीमा को राज रखने के लिए कह रहे थे ताकि मोहल्ले के किसी शख्स को भी पता न चल सके कि बरगद के दरख्त के नीचे चिल्ला काट रहे हैं। मैंने उनकी बातें सुन ली थी और मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी। पीर साहब बरगद के दरख्त पर रहने वाले जिन्नात को काबू करना चाहते हैं। अचानक ही से मौसम बदल गया। शदीद बारिश बरसने लगी और गर्मी का जोर टूट गया था। बारिश की वजह से सहन में सोना मुमकिन ना था, इसीलिए सब अपने अपने कमरों में सोने लगे। लेकिन मेरा तो कोई कमरा ना था, हमेशा बरामदे में ही चारपाई मौजूद होती थी। मैं सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन बरामदे में अकेले सोते हुए मुझे डर लग रहा था। शदीद बारिश थी और लाइट भी बंद थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक मेरे सहन में बरगद के दरख्त का ख्याल आया तो मैं अपने बिस्तर पर बैठकर दरख्त को देखने लगी। बिल्कुल अंधेरा था, इसीलिए दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा था, लेकिन न जाने क्यों मैं अंधेरे में ये देखना चाहती थी, सच में दरख्त पर जिन्नात मौजूद हैं या नहीं। मैं कुछ देर तक उस दरख्त की तरफ तवज्जो से देखती रही, फिर न जाने क्यों मैं अपने बिस्तर से उठी, अपने घर की दीवार के बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई, जहाँ से दरख्त चंद कदमों के फासले पर था। लेकिन दरमियान में दीवार होने की वजह से मैं दरख्त को छू न सकी। अचानक ही मैंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। मेरे सामने दरख्त से कुछ नीचे ज़मीन पर गिरते हुए महसूस हुआ। पलक झपकते ही कोई चीज़ ज़मीन पर गिरी, लेकिन दीवार की वजह से मैं ये तो न देख सकी थी कि ज़मीन पर क्या गिरा है, सिर्फ महसूस हुआ। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि एक और हैरत अंगेज मंजर ने मुझे खौफ में मुब्तला कर दिया। ज़मीन से आहिस्ता आहिस्ता एक सर बुलंद हो रहा था। अंधेरा होने की वजह से मुझे सिर्फ महसूस हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ही मेरी आंखों के सामने वो सर दीवार से बुलंद हुआ और फिर मज़ीद बुलंद होते हुए मेरी निगाहों के सामने से ओझल हो गया। मैंने सर उठाया, आसमान की तरफ देख रही थी। सिर्फ मुझे एहसास था कि एक गर्दन तेज़ी से आसमान की तरफ जा रही है। मेरे लिए ये बहुत खौफनाक था। मेरा जिस्म खौफ से थर थर काँप रहा था। अचानक ही मुझे अपने चेहरे पर किसी पानी के कतरे गिरते हुए एहसास हुए। जब मैंने अपने चेहरे को साफ किया और हाथ की उंगली से देखा तो हैरत ज़दा रह गई। मेरी उंगली पर सुर्ख रंग का गाढ़ा खून दिखाई दे रहा था। मेरे चेहरे पर किसी ने खून फेंका था। अब तो खौफ के मारे मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि एक कदम उठाना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन हिम्मत जमा करते हुए मैं तेज़ी से वापसी की तरफ कदम बढ़ाने लगी। अपने बिस्तर पर पहुंचकर मैंने सुख का सांस लिया। मुझे इस बात का यकीन आ गया था कि इस बरगद के पुराने दरख्त पर जिन्नात रहते हैं, क्योंकि रात के इस वक्त इंसान तो मुझ पर खून नहीं फेंक सकते। मैंने पानी से अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ किया और बिस्तर पर लेट गई। आंखें बंद करके मैं सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे अभी भी अपने दिल की धड़कन बहुत तेज़ महसूस हो रही थी। मैं इस खौफ को ख़त्म करना चाहती थी, इसीलिए सोने की कोशिश करने लगी। अचानक से मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे बहुत करीब खड़ा है। जल्दी से मैंने आंखें खोलकर देखा तो एक चीख मेरे मुंह से निकल गई, क्योंकि मुझे अपने बिल्कुल करीब एक बहुत बड़ा साया दिखाई दिया। चीख की आवाज़ सुनते ही वो साया तो गायब हो गया, लेकिन चचा और चची जल्दी से कमरे से बाहर निकल आए। मेरी हालत इस वक्त बहुत ख़राब हो रही थी। मैं खौफ से थर थर काँप रही थी। चची नसीमा ने आगे बढ़कर जल्दी से पूछा, क्या हुआ है, क्यों डर रही हो, कोई डरावना ख्वाब देख लिया है? चची के पूछने पर मैंने इकरार में सर हिला दिया। अब तुम छोटी तो नहीं हो जो मामूली मामूली बातों पर डर जाती हो। हिम्मत पैदा करो, आधी रात को हमें जगा दिया। सुबह एक बार आँख खुल जाए तो फिर सारा दिन आराम करने का वक्त नहीं मिलता। रात आराम के लिए होती है, शोर करने के लिए नहीं। आराम से सो जाओ। मुझे हौसला और तसल्ली देने के बजाय हस्बे आदत चच्ची ने मुझे डांट दिया और गुस्से से अपने कमरे में चली गई। चचा ने भी मुझे गुस्से से देखा और कमरे में चले गए।
अब मैं एक बार फिर अकेली थी, लेकिन अब मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने अपने डर और खौफ पर काबू पाने के लिए कुरानी आयत का वर्द शुरू कर दिया तो कुछ बेहतर महसूस हुआ। जल्दी मुझे नींद आ गई। सुबह मैं उठी और मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। रात वाले खौफनाक वाक़ये का असर अब भी मेरे ज़हन पर मौजूद था। चची नसीमा को भी शायद अंदाज़ा हो गया था कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए आज वो भी खामोश थी। हर बात पर मुझे डांट ना रही थी। शाम के वक्त चचा अपने पीर साहब के साथ तशरीफ़ लाए। मेरे जहन में पीर साहब का जो तस्वुर था वो बहुत नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आदमी होंगे। पीर साहब बिल्कुल उसके उलट थे, इंतहाई काली स्याह रंगत, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से मुंह भी नहीं धोया। चच्ची नसीमा तो पीर साहब को देखते ही खुश हो गई थी। उनके सामने खाने पीने की अशिया रखी गई तो किसी चीज़ को भी उन्होंने हाथ न लगाया। मुझे तो वो शख्स एक आंख भी अच्छा न लगा। चचा ने उनसे अपने सब बच्चों का तारुफ करवाया। मेरा तारुफ करवाते हुए चचा ने इंतहाई दुखी शक्ल बना ली और फिक्रमंदाना लहजे से कहा, ये मेरी भतीजी है, यतीम है, इसकी मुझे बहुत फिक्र रहती है। आप जानते हैं कि मेरे माली हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं, लेकिन मैं अपनी भतीजी को खुद से दूर नहीं कर सकता। रूखी सूखी खा लेता हूँ, लेकिन अपनी भतीजी की जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। पीर साहब चचा की दुख भरी कहानी सुनने के बजाय टिक टिकी बांधे बस मेरी ही तरफ देख रहे थे। मैं जल्दी से वहाँ से हट गई क्योंकि पीर साहब के इस तरह देखने से मुझे बहुत उलझन सी हो रही थी। पीर साहब और चचा ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, इसीलिए किसी का बिस्तर भी बाहर ज़हन में ना बिछाया गया, बल्कि सब कमरों में ही सो गए। चचा ने पहले ही बता दिया था कि पीर साहब को शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए उनकी मौजूदगी में कोई भी ऊंची आवाज़ से बात भी नहीं करेगा। चचा ने यह भी हिदायत की कि मोहल्ले में किसी शख्स को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि पीर साहब उनके घर तशरीफ़ लाए हैं। इस बात को राज रखना है। मैं बरामदे में बिछी हुई चारपाई पर सोने की कोशिश कर रही थी जब मुझे बातों की आवाज़ सुनाई देने लगी। आज तो सहन की लाइट भी बंद थी, इसलिए मुझे दिखाई तो कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ बातों की आवाज़ आ रही थी जिनसे मैं अंदाज़ा लगाया कि यह आवाज़ चचा और पीर साहब की है। चांद की रोशनी में मुझे ये नज़र आ गया था कि वो दोनों घर से बाहर जा रहे हैं। पीर साहब के जाने पर मुझे बहुत इत्मीनान महसूस हुआ। उनकी मौजूदगी में मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी। उनके जाते ही मैंने एक लंबा सांस लिया और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। अचानक ही मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैं उठकर बैठ गई। चंद दिन पहले चचा चची नसीमा से कह रहे थे कि पीर साहब बरकत के दरख्त के नीचे ख़ास अमल करेंगे जिससे तमाम जन्नात यहाँ से चले जाएंगे, मोहल्ले वालों की जान भी छूट जाएगी। मेरा ख्याल था कि वो दोनों अब उसी बरकत के दरख्त की तरफ गए होंगे। मैं जानती थी कि चचा ने सिर्फ ये बात बनाई थी कि वो जन्नात को भगाने के लिए अमल करेंगे, जबकि पीर साहब बरकत के दरख्त पर मौजूद जन्नात को अपने काबू में करने के लिए कोई अमल कर रहे थे। मुझे इनकी अनदेखी मखलूक से हमदर्दी हो रही थी जो जल्द ही पीर साहब के गुलाम बनने वाले थे। मेरे जहन में एक तजस्सुस था कि ऐसा कौन सा अमल किया जाता है जिससे जन्नात को काबू किया जा सकता है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन न जाने क्यों मैं देखना चाहती थी कि चचा और पीर साईं बरकत के दरख्त के नीचे कर क्या रहे हैं। इसीलिए किसी भी डर को खतरे में न लाते हुए मैंने घर से बाहर जाने का फैसला किया। क्योंकि दीवार ऊंची थी, मैं देख नहीं सकती थी कि दरख्त के नीचे क्या हो रहा है। मोहतात से कदम उठाते मैं घर के गेट की तरफ बढ़ी। एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए आगे बढ़ने लगी। घर के सब लोग आराम कर रहे थे, किसी को भी मेरी गैर मौजूदगी का इल्म नहीं हो सकता था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मैं किस मुसीबत में मुब्तला होने वाली हूँ। घर के दरवाजे से बाहर कदम रखा तो मेरा दिल खौफ के मारे तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। गली में भी बहुत कम किसी घर में रोशनी दिखाई दे रही थी। अंधेरे में खुद को गिरने से बचाते मैं आगे बढ़ रही थी। दीवार के सहारे चलते हुए मैं बिल्कुल दीवार के कोने पर जाकर रुक गई। बरगद के दरख्त के नीचे मुझे आग जलती हुई दिखाई दे रही थी और इसके बिल्कुल सामने पीर साहब ज़मीन पर ही आलती पालती मारे बैठे थे, जबकि चचा पीर साहब से दूर कुछ फासले से ज़मीन पर बैठे हुए थे। पीर साहब न जाने इधर उधर झूलते हुए क्या पढ़ रहे थे, और फिर कुछ देर के बाद आग के ऊपर कुछ फेंका तो उसमें आग का शोला एकदम से भड़क उठा और फिर कम हो जाता। मैं बहुत तवज्जो से ये सब कुछ देख रही थी।
अचानक पीर साहब ने मुड़कर दीवार की तरफ देखा और फिर मुसलसल मेरी तरफ देखते हुए चचा को कुछ कहने लगे। खौफ के मारे मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पकड़ी जाऊंगी। चचा अपनी जगह पर उठ खड़े हुए और ऊंची आवाज़ से पुकारा, कौन है इस वक्त? तो मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मैं खौफ से थर थर काँप रही थी। इससे पहले कि मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे कांधों से उठाया और अब मैं फ़िज़ा में उड़ रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। हर तरफ अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़मीन पर खड़ी हूँ। जल्दी से इधर उधर गर्दन घुमाकर देखने लगी। कुछ भी दिखाई न दे रहा था। हाथ बढ़ाकर दीवार का सहारा लेने की कोशिश करने लगी, क्योंकि इस वक्त मेरा सर चकरा रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं ज़मीन पर गिर जाऊंगी। मैं दीवार के बिल्कुल करीब खड़ी थी, लेकिन अब अंधेरे में दीवार का सहारा तलाश करने में नाकाम रही। न जाने दीवार कहाँ चली गई है। हाथ की मदद से इधर उधर टटोलते हुए मेरा हाथ दीवार से टकराने के बजाय एक जिंदा गोश्त पोश्त के इंसान से टकराया तो मैं घबरा गई। जल्दी से अपने हाथ पीछे खींच लिया। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो कौन है? अचानक ही मेरे जहन में चचा का ख्याल आया। ये ख्याल आते ही खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन? मैंने घबराते हुए लहजे से पूछा और अंधेरे में उस शख्स को पहचानने की कोशिश करने लगी। इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये चचा नहीं है, क्योंकि मेरे सामने खड़ा शख्स दराज कद था। उसे पहचानने की कोशिश करने लगी, जबकि चचा का कद लंबा नहीं था। कुछ देर खामोशी रही। उस शख्स ने कोई जवाब न दिया। इससे पहले कि मैं दोबारा उससे पूछती कि वो कौन है, उस शख्स ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। मैं उससे ही पूछना चाहती थी कि वो कौन है, लेकिन बहुत तेज़ी से उसके हाथ चलने के बजाय भागते हुए जा रहे थे, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से चल रहा था। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद मुझे रोशनी दिखाई दी। हमने कुछ ही फासले पर एक बल्ब रोशन किया था, जिसे देखकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। जब हम मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा, मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो कौन है। जब हम अंधेरे से निकले तो मैंने उस शख्स की तरफ देखा। वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। आज से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मैंने जल्दी से अपना हाथ उससे छुड़वा लिया और रुक गई। वो जल्दी से पीछे मुड़ा और मेरी तरफ देखने लगा। क्या हुआ? रुक क्यों गई हो? मेरे साथ चलो। उस शख्स के लहजे में हैरत थी। मैंने अजनबी निगाहों से उसकी तरफ देखा और हैरत से पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती नहीं। और ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मैं तो अपने घर से बाहर खड़ी थी, यहाँ पर कैसे आ गई? ये कौन सी जगह है? अपने जहन में आने वाले तमाम सवाल मैंने एक ही बार उससे पूछ लिए। वो संजीदगी से मेरी तरफ देखता रहा और बोला, मैं तुम्हें वहाँ से बचा कर ले आया हूँ। अगर तुम वहाँ पर खड़ी रहती तो तुम्हारे चचा को पता चल जाता। फिर जो कुछ तुम्हारे साथ होता शायद तुम्हें इसका इल्म नहीं। उसकी बात सुनकर मुझे कुछ हैरत हुई, क्योंकि मैं उसे नहीं जानती थी और वो मेरे चचा को भी जानता था। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों की है? उसका शुक्रिया अदा करते हुए मैंने सवालिया लहजे से पूछा, बहुत जल्द तुम्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा। अभी तो तुम बहुत थक चुकी हो, अंदर चलो और कुछ आराम कर लो। मेरे सवाल को नज़रअंदाज करते हुए उसने कहा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ घबरा सी गई, इसीलिए तेज़ी से कहा, नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैंने अपने घर जाना है, मुझे वापस जाने दो। अगर किसी ने देख लिया कि मैं रात के वक्त घर पर मौजूद नहीं हूँ तो मेरे लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्लीज़ मुझे मेरे घर वापस जाने दो। मैंने मिन्नत भरे लहजे से कहा तो वो हंसने लगा। मैंने तुम्हें कब रोका है? चली जाओ। क्या तुम्हें इल्म है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है? उसने हंसते हुए कहा तो मैं फिक्रमंदाना निगाहों से इधर उधर देखने लगी। लेकिन ये इलाका तो मैंने पहली बार देखा था। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ करीब ही एक घर था और इसके बाद दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे चेहरे पर परेशानी के तासुरात जाहिर होने लगे। मैंने रोते हुए उस शख्स से कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे जाने दो। मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत मुसीबतें हैं। आप और दुख और मुसीबत बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं। मेरे रोने पर वो कुछ परेशान हो गया और जल्दी से बोलने लगा। कहने लगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ़ देना नहीं चाहता। ठीक है, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ, लेकिन तुम रोना बंद करो। मैंने जल्दी से अपने आंखों के आंसू साफ किए और उम्मीद भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। वो कुछ लम्हे सोचता रहा और फिर आगे बढ़ा। मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं अपना हाथ भी उससे न छुड़वा सकी और एक बार फिर खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करने लगी।
कुछ ही देर के बाद मैंने देखा कि मैं अपने घर में मौजूद हूँ, अपनी चारपाई के करीब खड़ी हूँ। घर में अभी तक सब सो रहे थे। अपने घर वापस आकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। वो नौजवान भी मेरे साथ खड़ा था। मैं हैरत से उसे देख रही थी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। पलक झपकने में ही ये सब मंजर बदल गया। मेरे कुछ पूछने से पहले ही उस नौजवान ने कहा, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखना। अब मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊँगा। ये कहते ही वो मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद मैं कुछ परेशान सी हो गई। मुझे एहसास हुआ कि ये अजनबी शख्स इंसान नहीं था, क्योंकि कोई भी इंसान दूसरे इंसान की आंखों के सामने अचानक ही ओझल नहीं हो सकता। ये सोचते हुए मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर पहले जो वाक़या रूनुमा हुआ था, मैं उसी के बारे में सोच रही थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि किसी जिन के साथ मेरी मुलाकात होगी और वो मेरी मदद भी करेगा। मैं उस अजनबी जिन का जितना भी शुक्रिया अदा करती वो कम था। उसने ऐसे वक्त पर मेरी मदद की थी। अगर मैं पकड़ी जाती तो चचा न जाने मेरी क्या हालत कर देते, और अगर चचा मुझे रात के इस वक्त घर से बाहर देख लेते तो न जाने मेरे लिए कौन सी सज़ा का हुक्म दिया जाता। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी, जिन्होंने उस अजनबी नौजवान को मेरी मदद के लिए भेजा। मैं सोना चाहती थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह तक मैं करवटें बदलती रही। अभी अजान में कुछ वक्त बाकी था जब मुझे चचा की बातों की आवाज़ सुनाई दी। चचा और पीर साहब घर वापस आ गए। थोड़ी ही देर के बाद पीर साहब तो घर के दरवाजे से बाहर चले गए और चचा अपने कमरे में। मुझे तसल्ली हुई थी कि उन्हें मेरे बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। सुबह मामूल के मुताबिक मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। चचा तो सारी रात जागते रहे, इसीलिए चची ने उन्हें ना जगाया। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने खुद को घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया। दोपहर का वक्त था जब चचा मेरे कमरे के बाहर आए। चची सर मुँह लपेटे लेटी हुई थी। हस्बे मामूल उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने चचा को नाश्ता बना कर दिया। जब मैंने चचा के सामने टेबल पर नाश्ता रखा तो वो मेरी तरफ बहुत तवज्जो से देखने लगे। उनके इस तरह देखने पर मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा और अपने काम में मसरूफ़ रहने लगी। नाश्ते के बर्तन टेबल पर रखने के बाद मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल आई। मैं दरवाजे से बाहर निकल ही रही थी कि चचा की आवाज़ मेरे कानों से टकराई और मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। बहुत जल्दी मैं इसकी शादी कर दूंगा, ये पीर साहब को पसंद आ गई है। चचा की बात सुनकर मुझे ज़मीन और आसमान घूमते हुए महसूस होने लगे। वो चची नसीमा से मेरे बारे में बात कर रहे थे। कल जब मैंने पीर साहब को देखा था तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। जिन नज़रों से वो मुझे देख रहे थे, जी चाह रहा था उनकी आंखें ही निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। मौका मिलते ही पीर साहब ने एक नज़र देखने के बाद ही चचा से मेरे रिश्ते की बात भी कर दी थी। मुझे उस झूठे और धोखेबाज पीर साहब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दरवाजे पर रुककर मैं बातें सुनने लगी। चचा चची से कह रहे थे कि पीर साहब चाहते हैं कि इस नेक काम में देर ना हो। चची नसीमा तो कुछ देर बिल्कुल खामोश रही और फिर हैरत भरे लहजे से कहा, पीर साहब की और इसकी उम्र में बहुत फ़र्क है। लोग बहुत बातें बनाएंगे कि यतीम भतीजी को तुमने एक बड़ी उम्र के मर्द से ब्याह दिया। चची नसीमा की बातें सुनकर मुझे हैरत हुई। वो चचा को इस रिश्ते से मना कर रही थी। मुझे किसी की फिक्र नहीं है, मेरे लिए सबसे अहम पीर साहब का हुक्म है। चचा ने फैसला कुन लहजे से जवाब दिया। दीवार का सहारा लेते हुए मैं किचन में आ गई। पीर साहब की मकरूह सूरत मेरी निगाहों के सामने आ गई तो मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। मैंने तो ऐसा कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा था। चची नसीमा से मुझे कोई उम्मीद ना थी कि वो मेरी बेहतरी के बारे में सोचेंगी। उन्हें सिर्फ लोगों की परवाह थी। आज एक बार फिर मैं खुद को इस पूरी दुनिया में तन्हा महसूस कर रही थी। अम्मा और अब्बा की बहुत कमी महसूस होने लगी थी। सारा दिन मैं बहुत परेशान और उदास रही। शाम के वक्त चचा घर से बाहर चले गए। मेरी तो भूख बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। मैं यहाँ से भाग कर जाना चाहती थी। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं यहाँ रहती तो चचा और चची नसीमा ज़बरदस्ती मेरी शादी उस पीर साहब से कर देते। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मौका मिलते ही मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। शाम का अंधेरा फैलते ही पीर साहब एक बार फिर हमारे घर तशरीफ़ ले आए। चचा भी उनके साथ थे। आज मैंने खुद को कामों में मसरूफ़ रखा और ड्राइंग रूम में मौजूद थे वो। मैं दोबारा उस पीर साहब के सामने नहीं जाना चाहती थी। चाय बनाने के बाद मैंने चचा के बेटे आदिल को बुलाया और उससे कहा कि वो चाय ड्राइंग रूम में ले जाए। पीर साहब के आने के बाद हमारे घर में हर तरफ खामोशी छा जाती थी, क्योंकि चचा का हुक्म था कि घर में कोई शोर नहीं होना चाहिए। इसीलिए चची नसीमा और सब बच्चे कमरे में टीवी देख रहे थे।
میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں باہر صحن میں آ گئی۔ آج بھی چچا نے باہر صحن کی لائٹ آف کر دی۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ محلے کا کوئی شخص بھی پیر صاحب کو ان کے گھر میں نہ دیکھے، اسی لیے وہ سارے گھر کی لائٹس بند کر دیا کرتے تھے۔ میں صحن میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس کمرے کی کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی جہاں چچا اور پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ پیر صاحب کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آج رات میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا اور میں برگت کے طاقتور جن کو اپنے قابو میں کر لوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ جیسا بہادر عامل میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اسی لیے آپ کی کامیابی کے لیے پوری امید رکھتا ہوں، چچا نے تعریفی انداز میں کہا۔ مجھے ایک فکر بھی ہے کہ اگر میں کامیاب نہ ہوا تو پھر ہمیں ایک اور عمل کرنا پڑے گا، جو کچھ مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ تھوڑی سی محنت ہے، ایک قیمتی چیز کی قربانی دینی ہوگی اور پھر سب کچھ ہمارے قبضے میں، جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ پیر صاحب کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب نہ جانے وہ چچا سے کس چیز کی قربانی مانگ رہے تھے۔ چچا نے تیزی سے جواب دیا، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ جان بھی دینی پڑی تو میں حاضر ہوں۔ چچا انتہائی مؤدبانہ انداز میں اپنی خدمات پیش کر رہے تھے۔ مجھے تمہاری وفاداری پر کوئی شک نہیں ہے، اسی لیے تو اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہوں۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوا کہ تم اپنے قدم پیچھے کھینچ لو گے تو تم میں کبھی بھی اس معاملے میں نہ پڑتا۔ تم ہی تو اپنے پیر صاحب کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہو، اسی لیے میں نے یہ سب کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیر صاحب کے لہجے سے خوش آمدی کی بو آ رہی تھی، لیکن چچا تو اپنی تعریف پر کھل اٹھے۔ آزما کر دیکھ لیں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چچا نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے کل ہی تمہاری بھتیجی کے بارے میں بات کی تھی، میں نے سوچا تھا کہ اسے اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ پیر صاحب کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چچا جلدی سے بول اٹھے، یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کی نظر میرے گھر پر آ کر ٹھہر گئی، میرے لیے یہ کسی سعادت سے کم نہیں۔ اب میں نے اپنی بھتیجی آپ کے حوالے کر دی ہے، جب آپ کا جی چاہے آ جائیں، میں اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ شاباش شاباش، تم میرے سچ میں وفادار ساتھی ہو، تمہارے جیسے ساتھی ہوں تو پھر مجھے آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ پیر صاحب نے ایک بار پھر اپنے خاص مرید کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ چچا تو اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ مجھے ایک خاص عمل کرنا پڑے گا اور اس عمل میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس کو آگ میں جلا کر میں ایک ایسا عمل کروں گا جس کے ذریعے بہادر سے بہادر جن بھی میرے قابو میں آ جائے گا۔ اگر مجھے اس لڑکی کو قربان کرنا پڑا تو کیا تم مجھے ناکام لوٹا دو گے؟ پیر صاحب کے لہجے میں نا امیدی بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ چچا کا جواب سننے سے پہلے مجھے اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے گندے عمل میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مجھے قربان کر دینا چاہتا تھا۔ یہ سنتے ہی میرا تو خوف کے مارے برا حال ہو چکا تھا۔ میں تو آپ کے حکم کا غلام ہوں، جیسا آپ حکم دیں گے بالکل ویسا ہی کروں گا، انکار کی حیثیت نہیں رکھتا، چچا نے جواب دیا۔ میرے ذہن میں چچا کے حوالے سے جو ہلکی سی امید تھی کہ شاید وہ میرے قتل کی اجازت نہ دیں، وہ ایک دم سے دم ٹوٹ گئی۔ اپنی بے جان ٹانگوں کو گھسیٹتے ہوئے میں بستر پر آ کر لیٹ گئی اور رونے لگی۔ اس کے بعد پیر صاحب نے خوش ہو کر چچا کو کیا کہا مجھے اس کا علم نہیں، کیونکہ میں اس سے زیادہ سن نہیں سکتی تھی۔ جنہیں میں اپنا سمجھتی تھی وہ تو بالکل ہی میرے اپنے نہیں تھے، ان کے لیے میری ذات کی حیثیت ایک کیڑے سے زیادہ نہیں تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ رات گہری ہوتے ہی چچا اور پیر صاحب پھر گھر سے باہر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میں نے اپنے قریب اسی نوجوان کو دیکھا جس نے کل میری مدد کی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرا ہمدرد ہے۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں یہ تو جان چکی تھی کہ وہ انسان نہیں بلکہ جن ہے۔ مجھے اس سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کے آنے کے بعد مجھے کچھ تسلی بھی ہوئی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس جن نے مجھ سے پوچھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے چچا اور پیر صاحب کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جس سے سن کر وہ بھی کچھ پریشان ہو گیا۔ اسے چچا اور پیر صاحب کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جس سے سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ کل میں یہاں سے چلا گیا تھا، لیکن آج ایسا نہیں کروں گا۔ آج میں اس جھوٹے پیر کو اس کے کیے کی سزا ضرور دوں گا۔ میں اس کے مقابلے میں آنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ پھر ہم دونوں میں سے ایک ہی زندہ رہے گا۔ اگر میں طاقتور ہوا تو میں زندہ بچ جاؤں گا، اگر اس کی طاقت مجھ سے زیادہ ہوئی تو وہ مجھے مار دے گا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ میری طاقت سے واقف نہیں، اسی لیے مجھے قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارا قبیلہ برسوں سے اس پرانے درخت پر آباد تھا اور کبھی کسی آدمزاد کو تکلیف نہیں دی، لیکن اگر یہ شخص اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا تو اسے بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔
میری بات سنتے ہی وہ طاقتور جن غصے میں آ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ جن ہے، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ انسانوں سے بھی بہتر ہے، جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے قبیلے کے کسی شخص نے کبھی کسی انسان کو تنگ نہیں کیا۔ تم بے فکر رہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میری بات پر یقین رکھو، میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی جن میری مدد کر رہا ہے۔ مجھے حیرت سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ ایک جن ہیں، انسان نہیں، لیکن پھر بھی میری مدد کر رہے ہیں، جبکہ میرے اپنے جن سے میں بہت پیار کرتی ہوں وہ تو میری جان کے بھی دشمن ہیں۔ آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اس پر حیرت ہو رہی ہے۔ جن کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے جواب دیا، میں تمہیں اس وقت سے دیکھ رہا تھا جب تمہاری ماں زندہ تھی اور تم اس کے ساتھ اس گھر میں آیا کرتی تھی۔ ہم بھی برسوں سے اسی درخت پر رہ رہے ہیں، یہاں کے ہر شخص سے اچھی طرح سے واقف ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ ہم انسانوں کے درمیان میں رہیں یا ان کے ساتھ کوئی تعلق بنائیں۔ اب تم خود ہی دیکھ لو کہ صدیوں سے ہم یہاں رہ رہے ہیں لیکن کسی انسان کو کبھی تکلیف نہیں دی۔ اب اگر کوئی انسان ہمیں تکلیف دے گا تو وہ کیسے بچ پائے گا؟ انتہائی جوش سے جن صاحب بول رہے تھے اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ خود کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے اس سے بہت سے سوال کیے جن کا وہ مسکرا کر جواب دیتا رہا اور پھر اجازت لے کر میری نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ وہ ان حالات میں نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اسی لیے میں ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ چچا اور پیر صاحب رات کو گھر واپس نہ آئے۔ صبح سویرے ہی گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔ چچی نسیمہ اور عادل دروازے پر گئے تو محلے کے بہت سے لوگ کھڑے دکھائی دیے۔ وہ سب چچا کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا۔ چچی نسیمہ اور عادل گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد چچی روتی پیٹتی گھر واپس آئیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی محلے کے کچھ لوگ امی چچا کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لا رہے تھے۔ چچا کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ چچا شدید زخمی تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ زندہ تھے، اسی لیے انہیں جلد ہی اسپتال پہنچا دیا گیا، جبکہ پیر صاحب کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ مر چکے ہیں۔ محلے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ جنات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ جنات ان کے قابو میں نہ آئے اور انہیں ہی مار دیا۔ پیر صاحب کے مرنے کا سن کر نہ جانے کیوں مجھے سکون سا محسوس ہونے لگا تھا۔ آج میں خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی، اسی لیے چھت پر آ گئی۔ میں چھت پر آئی تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ جن نوجوان بھی آ گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ بھی شدید زخمی تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ خوفناک لڑائی کے بعد اس نے پیر صاحب کو مار دیا ہے۔ اس لڑائی میں چچا صرف زخمی ہوئے ہیں۔ مجھے اسے دیکھ کر دکھ ہوا لیکن اس کی کامیابی پر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ وہ میرا بہت اچھا دوست بن گیا۔ اس کا نام شمس تھا۔ شمس مجھے چچا اور پیر صاحب کے ساتھ ہونے والی لڑائی کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے پیر صاحب کو جان سے اس لیے مار دیا کہ اگر وہ انہیں زندہ چھوڑ دیتا تو پیر صاحب اسے قید کر لیتے اور وہ کسی بھی گنہگار شخص کی قید میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ پھر پیر صاحب نے اپنی حفاظت کے لیے چچا کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن چچا تو شمس کے آگے زیادہ دیر تک رک ہی نہ پائے۔ پیر صاحب کو چچا پر بھی بہت غصہ تھا جنہوں نے اپنے پیر و مرشد کی حفاظت نہ کی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے پیر صاحب نے اپنے گرد حفاظتی حصار بھی کھینچا تھا تاکہ وہ جنات سے بچ سکیں اور اس حصار کے اندر کوئی بھی جن داخل نہ ہو سکے۔ لیکن جب شمس نے چچا کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تو چچا نے پیر صاحب کو حفاظتی حصار سے باہر دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے شمس نے آسانی سے پیر صاحب پر قابو پا لیا۔ شمس بھی اپنے جیتنے پر بہت خوش تھا، اسی لیے اس بہادری پر قبیلے کی طرف سے بہت زیادہ انعام سے اسے نوازا جا رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ بہت جلد اسے اس قبیلے کا سردار بھی بنا دیا جائے گا کیونکہ وہ بہت طاقتور اور بہادر جن تھا۔ مجھے جنات کے بارے میں جن باتوں کا علم ہو رہا تھا، آج سے پہلے مجھے کبھی اس کا علم نہ تھا۔ میری حیرت بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز رات کے اندھیرے میں وہ مجھے اپنے قبیلے لے گیا اور میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ وہاں پر بھی بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے جہاں پر جنات اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے اور بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ شمس نے مجھے بتایا کہ جو جنات اس علاقے میں رہتے ہیں وہ اسی علاقے کی زبان بولتے ہیں۔ شمس کی دنیا کی سیر کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ جنات اور انسان کی زندگی میں زیادہ مختلف نہیں ہے۔ جنات بھی حصول رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں اور انسان بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے صرف اپنی عبادت اور تابعداری چاہتا ہے، لیکن انسان ہی کی طرح جنات سے بھی بہت سے جنات سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔
شمس اکثر مجھ سے ملنے کے لیے رات کے وقت آتا رہتا تھا۔ مجھے اس کی دوستی پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ ہر مشکل میں میری مدد کرتا تھا۔ چچا اسپتال سے گھر تو آ گئے لیکن ان کی ذہنی حالت کسی پاگل سے کم نہ تھی۔ وہ کسی کو پہچانتے تک نہیں تھے۔ سارا دن گھر میں ادھر ادھر گھومتے رہتے، کبھی اپنے کپڑے پھاڑنے لگتے اور کبھی مٹی اٹھا کر سر میں ڈالتے۔ وہ خود کو مارنے کی کوشش بھی کرتے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے ان پر ترس آیا، لیکن سب ان کے اپنے کیے کی سزا تھی۔ چچی نسیمہ بہت پریشان تھی۔ ایک طرف شوہر پاگل ہو گیا تھا اور دوسری طرف گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس وقت گھر کا گزارا کرنے کے لیے صرف میرے گھر کا کرایہ آتا تھا۔ چچی نسیمہ میرے طرف اب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ چچا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ انہیں قابو کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے شمس کے سامنے بہت بار چچا کی حالت بیان کی، لیکن وہ میری بات پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ چچا کا علاج کر دے تاکہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ انہیں ان کے کیے کی بہت سزا مل چکی۔ شمس تو چچا کے بارے میں بات سننے کے بعد بالکل خاموشی اختیار کر لیتا۔ اسی لیے ایک روز میں نے اسے واضح لفظوں میں کہا کہ چچا کے بغیر ہماری زندگی بہت مشکل ہے۔ گھر میں کمانے والا اور کوئی مرد نہیں ہے، تو ان کا علاج کرو۔ میری بات سن کر شمس میرے چہرے کی طرف سنجیدگی سے دیکھتا رہا اور آرام سے لہجے سے جواب دیا، ان کا علاج ممکن نہیں۔ جو غلط عملیات کرتے ہیں یہ ان کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنی ذہنی سمجھ کھو چکے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو انہیں شفا دے سکتا ہے، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے سزا بھی ملتی ہے۔ اس وقت تمہارے چچا اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں۔ شمس نے سنجیدگی سے کہا اور چلا گیا۔ چچا کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا۔